हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे, जीएस संगम बुक देख रहे थे, उसमें मैंने 2 पार्ट आपके करा दिए हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री हो गया हमारा और एक मिडाइवल हिस्ट्री, यानी 2 पोर्शन कंप्लीट हो गए। हिस्ट्री का एक तीसरा पोर्शन है तो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। कोई भी एग्ज़ाम होगा 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आपको दिया जाएगा। पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में तो दोस्तों 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, 14 क्वेश्चन आ सकते हैं, 12 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इस तरह। और ऐसा ये नहीं कि इसमें नहीं क्वेश्चन आ सकता पीसीएस के। सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, एसएससी का भी दिया है, रेलवे का भी दिया है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम होते हैं सारे दिए हुए हैं, पीसीएस जितने एग्जाम कराते हैं सारे दिए हुए हैं। तो ये बुक बहुत ज़्यादा खास है। और दोस्तों देखिए इसमें 60 पेज हैं, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन कितने पेज में है? 60। तो हम ये मान के चलते हैं कम से कम नहीं तो 2500 क्वेश्चन कम से कम दिया होगा। कुछ हम ट्रिक बताएँगे, कुछ हम डिलीट करेंगे, तो टोटल मिला के 3-4 हज़ार तक हम पहुँच चलेंगे, ठीक? तो आप टेंशन ना लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। तो हम शुरुआत करते हैं। लिखा है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला पोर्शन ये दिया हुआ है। देखिए यूरोपीय कंपनियाँ कितनी आई? तो 5 आई। कौन? पहली पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनमार्क, फिर फ्रांसीसी। ठीक? तो ये हो जाएँगे। फ्रांसीसी सरकारी कंपनी थी, बाकी सारी क्या थी? प्राइवेट कंपनी थी। इसीलिए प्राइवेट कंपनी देखिए, जब आप कभी प्राइवेट बस में चढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा साफ-सफाई होगी, बहुत अच्छे से वो देखो डेकोरेट भी होगी, उसमें हर चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन कहीं सरकारी बस में चढ़ेंगे तो क्या होगा? उसमें सरकार ध्यान ही नहीं दे रही। ठीक? उसमें कहीं खिड़की नहीं होगी, तो कहीं शीशा ही नहीं होगा, कहीं सामने का पूरा शीशा ऐसे ही होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे बहुत मतलब बेकार लगेगी आपको। ठीक? तो ये चीज़ है, इसीलिए फ्रांसीसी कंपनी पीछे रह गई, बाकी सारी आगे निकल गई और उसमें चारों में आगे निकल के कौन चली गई? तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ आपको मैंने ये समझाया थोड़ा। अब हम तो थोड़ा समझ लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए औरंगज़ेब के बाद जो है उत्तराधिकारी जो होते गए वो कमज़ोर एक तरह से होते गए। औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। उनके 4 बेटे होते हैं, मुअज़्ज़म, आज़म, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान। एक की मृत्यु उनके शासनकाल में हो जाती है मोहम्मद सुल्तान की। बाकी जो बचते हैं दोस्तों उसमें जो है लड़ाई आपस में करके तो मुअज़्ज़म जो होता है वो गद्दी प्राप्त करता है। मुअज़्ज़म को ही कहते हैं बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक दोस्तों? तो ये चीज़ होता है, उसके बाद सिलसिला ये चलता रहता है। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुखसियार, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफ़र तक ये सिलसिला चलता है। जो बहादुर शाह जफ़र थे वो 1857 की क्रांति में आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया है कि उनको गिरफ्तार करके रंगून भेज देते हैं। म्यांमार की राजधानी उस समय क्या थी? रंगून। तो रंगून भेज देते हैं और वहाँ पे वो क्या होते हैं, उनकी जो है मृत्यु हो जाती है वहीं पे, ठीक है, रंगून में। तो ये सारा सिलसिला चलता है, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, फिर दिल्ली पर पूरी तरह से शासन किसका हो जाता है? अंग्रेज़ों का हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने ऐसे थोड़ा आपको समझाने के लिए बता दिया। अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा, गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी तो 1510 ईस्वी में लड़ी गई थी। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी तो 1505। देखिए पहले श्रीलंका की खोज कर लिए पुर्तगाली, उसके बाद गोवा की लड़ाई लिए। कब? 1510 और 1505। अगला दिया है कि 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बना तो पुर्तगालियों ने बनाया, सीधी-सी बात है। 1498 में वास्को डी गामा ने खोज किया। मतलब भारत की खोज नहीं किया, भारत में आने वाले रास्ते की खोज किया था। ठीक दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया, 1498 में प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वास्को डी गामा था, अभी मैंने बताया। जो यूरोप अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक? भारत की खोज नहीं की, भारत तो ऑलरेडी पहले था दोस्तों। ठीक? समुद्री मार्ग की खोज की। किसकी? समुद्री मार्ग। अग अगला दिया है वास्को डी गामा कालीकट कोझिकोड में आया था तो 1498 में आया था। अगला 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी तो वास्को डी गामा ने किया था। अगला है, भारत का पहले पुर्तगाली वायसराय कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीड़ा था। अगला क्वेश्चन डच से संबंधित है क्वेश्चन। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा की लड़ाई, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश और डच के बीच हुआ था जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे। ये हुआ था 1739 सॉरी 1759 में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और पुर्तगालियाँ हार जाते हैं। ठीक? सॉरी, वांडीवास का युद्ध होता है फ्रांसीसी और जो है इनके बीच, ब्रिटिश सेना के बीच में होता है। ठीक? तो थोड़ा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया तो डच था। अगला है, व्यापारिक कंपनियों ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापना किए तो डच। अब अंग्रेज के बारे में देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 ईस्वी में बंगाल में द्विज शासन को समाप्त कर दिया। कब समाप्त किया? तो 1772 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी।
अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया तो 1765 में। अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी या पौंडीचेरी को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। अगला है कि 1751 में द सीज ऑफ आर्कॉट या ऑरकोट की युद्ध घेराबंदी में विजयी हुए तो अंग्रेज हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर कब्जा कर लिया। अगला है यानड्यूब की संधि दोस्तों जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये कब होती है तो 1826 में होती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया था। मतलब ये इसके माध्यम से क्या हुआ था, असम क्षेत्र को किसने हड़पा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पा था। अगला है ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया दोस्तों। अगला दिया है भारत में 1617 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के व्यापार की मतलब जो व्यापार की अनुमति जिसने दिया था ना ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, वो किसने दिया था तो जहांगीर ने दिया था। अगला क्वेश्चन जैसे आपने कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो इन सब का नाम सुना होगा ना, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 ईस्वी में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा था तो जहांगीर के दरबार में भेजा था। अगला क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का समझौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वर्ष 1600 में प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया था। अगला वांडीवास की लड़ाई में इंग्लिश सेना ने किसे हराया था तो फ्रांसीसी को हराया था। अगला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर की युद्ध का नेतृत्व किसने किया था तो हेक्टर मुंडो ने किया था। किसने? हेक्टर मुंडो। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी का, तो देखते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी व्यापारी कंपनियों ने 1673 में भारत में पौंडीचेरी में अपने ठिकाने बनाए। अगला फ्रांसीसी यात्री फ्रांसुआ बर्नियर भारत आया था तो ये कब आया था वर्ष 1656 में। अगला पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अगला है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी भारत पर शासन था तो मुगल सम्राट का। अगला क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो 1600 ईडी में हुई थी। अगला है प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग खोजा तो पुर्तगाली थे। अगला है वास्को डिगामा था एक तो पुर्तगाली खोजी था। अगला है भारत का समुद्री रास्ता खोजा तो वास्को डिगामा ने खोजा था। अगला है नीनो दी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन में स्थानांतरित किया तो गोवा में। पुर्तगाली भारत में आए थे तो 1498 में आए थे। अगला वो पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी तो फ्रांसिसो डी अल्मेरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया शाह आलम। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत में कहाँ है तो कोच्चि केरल में दोस्तों है। अगला क्वेश्चन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहाजों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को जो है पराजित किया तो ये 1612 ईस्वी में था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की 1498। कितनी बार क्वेश्चन आया? 4 बार क्वेश्चन आया। लिखा है 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की तो पुर्तगालियों ने प्राप्त की थी। दक्षिण भारत में वह राजा जिसने 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया तो मार्तंड वर्मा। अगला दिया अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह हुआ था तो ये 1806 में हुआ था। लिखा है पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था तो ये मछलीपट्टनम नहीं था पुर्तगाली उपनिवेश। अगला है भारत में काजू का प्रथम परिचय किसने कराया तो पुर्तगालियों ने कराया। लिखा है बक्सर के युद्ध के बाद अवध के जो है नवाब जो थे और इलाहाबाद और काड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। अगला क्वेश्चन दिया रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था तो गंगाधर राव के साथ हुआ था। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों को परास्त हुआ तो सिराजुद्दौला ने परास्त किया। श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके जो है पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है वह है मैसूर दोस्तों। मतलब वह शहर मैसूर से मतलब जो श्रीरंगपट्टनम है ना वह मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टीपू सुल्तान शासक था, मैसूर का था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, टीपू सुल्तान ने मांगी थी। इसने नेपोलियन बोनापार्ट को पत्र भी लिखा था दोस्तों। अगला दिया है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया तो टीपू सुल्तान को पराजित किया। अगला क्वेश्चन दिया अवध का प्रथम नवाब कौन था तो शहादत खां था दोस्तों।
अगला क्वेश्चन दिया, अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और सिराजुद्दौला को हराया था तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में। अगला है औपनिवेशिक शासन। देखिए ये एक छल था दोस्तों सिराजुद्दौला के साथ। एक्चुअली वो मतलब जो है इनके ही सेनापति को अपनी तरफ शामिल कर लिए थे। अगला है औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुई तो बंगाल में हुई। अगला दिया है बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया तो हुगली तट पर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला तो मसूलीपट्टनम। अगला है भारत के समुद्री मार्ग की पहली खोज किसने की तो पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगाली से स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो 1961 में प्राप्त हुई। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया तो 1510 ईस्वी में किया गया था। अगला है भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंचा तो ये कौन था, क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया सूरत में किया। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था तो 1877 में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में वह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा था। अगला दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था तो अकबर था दोस्तों। अगला है भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया तो सेंट एंजेलो फोर्ट। अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अगला है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। अगला है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो गोवा मुक्ति आंदोलन। अगला है 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकी की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। अगला है वास्को डी गामा में भारत के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था तो 1498। अगला है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर जो है पहली बार आए थे तो 16वीं शताब्दी में आए थे। अगला क्वेश्चन दिए, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर शहरों के नजदीक पहुंचे थे तो कालीकट। अगला है पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था तो ये है कप्पक डाबू केरल। अगला दिया, पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार में दिया था दोस्तों। पुर्तगालियों ने जो है इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को मुंबई उपहार में दिया था और ये मुंबई अंग्रेजों को लीज पे दे दिए। ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला जो है किला कौन था तो फोर्ट सेंट जॉर्ज था। अगला, केप ऑफ गुड होप स्थित है तो ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था तो 1600 में। अगला है, अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, जिन्हें कहा जाता था प्रेसिडेंसी। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी तो सूरत में हुई थी। अगला है कि अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य भारतीय वस्तुओं को भेजा तो यूरोपीय देशों में भेजा। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी तो पौंडीचेरी में। अगला है, भारत आने वाले यात्री जो पुर्तगाल का नहीं था तो पीटर मुंडी नहीं था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया तो कोचीन में। अगला है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था तो आगरा था। बंगाल में फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली दोस्तों। कौन सी, हुगली थी। वह शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट पे स्वागत किया तो ये थे जमोरिन थे दोस्तों। अगला दिए, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए पुर्तगाली थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। भारत में मुद्रायण लाने वाले प्रथम थे पुर्तगाली थे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिंसोरा हो जाएगा। अगला दिया, हुआ शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त की वह थे शाह आलम द्वितीय थे। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई तो लुई 14वां के समय। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था तो अकबर था।
ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था? तो लीवेंट कंपनी को प्राप्त था। अगला दिया असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई तो 1839 में। अगला है कालक्रमानुसार घटनाओं का सही क्रम। तो देखिए पंजाब का विलय, फिर सिक्किम का विलय, फिर बर्मा का विलय, फिर झांसी का विलय। ठीक, ये क्रम है, ये आरओ का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए। आरओ क्वेश्चन बहुत हार्ड बना था, पीसीएस से भी हार्ड होता है आरओ का जीएस। अगला दिया है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गोवा आधिपत्य में था, तो ये पुर्तगाली शासन के आधिपत्य में था। स्वायत्त राज्यों का उदय अवध, मैसूर, बंगाल, पंजाब एवं बंगाल। वह मुगल शासक जिसके आदेश पर सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था, वो जहांगीर थे। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह फरुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेजों को प्रदान किया था तो 24 परगना। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया तो बंदा बहादुर। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, वह सिख गुरु जिसे 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुए, तो ये श्री गुरु गोविंद सिंह। अगला है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया, तो सीधी सी बात है जैकोबियन क्लब की स्थापना की, तो ये तो होंगे टीपू सुल्तान। अगला है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किया गुरु गोविंद सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया, ये सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक दोस्तों, इसके बाद जो है कोई गुरु नहीं हुआ। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है, सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया, तो दोस्तों लंगन को अमरदास ने बनाया। ये कौन थे? तो तीसरे गुरु थे। कौन थे? तीसरे नंबर के गुरु थे। देखिए मैं आपको एक क्रम बता दूं थोड़ा, देखिए पहले गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाए, सॉरी गुरु नानक हो जाएंगे। पहले कौन हो जाएंगे? गुरु नानक। दूसरे जो हो जाएंगे गुरु गोविंद से गुरु नानक हो जाएंगे, फिर गुरु अंगद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गुरु अंगद। फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामदास। फिर गुरु गोविंद, फिर गुरु रामदास हो जाएंगे, यानी गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। उसके बाद गुरु अर्जुन हो जाएंगे। जहांगीर ने इन्हीं की मृत्यु करा दी थी, गुरु अर्जुन जी हो जाएंगे। ठीक, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद फिर हो जाएंगे, फिर हर राय, हर किशन, हर गोविंद। फिर उसके बाद फिर जो है आ जाएंगे हमारे जो है तेग गुरु तेग बहादुर, और उसके बाद लास्ट में गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो इस तरह याद करेंगे थोड़ा तो लंबे समय तक याद रहेगा। बाकी दोस्तों जो है कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपको 5 तक तो पता ही होने चाहिए और 9 नंबर के पता होने चाहिए तेग बहादुर, और 10 नंबर के गुरु गोविंद सिंह। बस इतने क्वेश्चन आते हैं, 1 से 5 तक पता हो, 9, 10। क्योंकि बीच के जो गुरु है वो मतलब जल्दी जल्दी उनकी डेथ हो गई दोस्तों, किसी कारणवश हो गई, किसी कोई बीमारी से है, किसी की डेथ हो गई तो किसी के से, तो ज्यादा वो इम्पोर्टेंट भी नहीं, बहुत सारा काम भी वो लोग नहीं कर पाए। क्योंकि जब लंबे समय तक हम मतलब रहते हैं तो कुछ काम करते हैं दोस्तों, जब किसी कारणवश किसी की डेथ हो जाती है तो नहीं काम कर पाते ना, तो ये रीजन था। अब जैसे देखिए यहाँ पे है गुरु, देखिए मैंने गोविंद सिंह बताया, अमरदास बताया, यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आ गया कि वह सिख गुरु जिसने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की आनंद कारज के नाम से की, तो वो कौन है? श्री गुरु अमरदास है। देखिए आ से आनंद, आ से अमरदास, थोड़ा मतलब रिलेट कर लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन कहाँ पूछा? यूपी पीसीएस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन दिया है, आसफुद्दौला दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा तो लखनऊ में है। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया तो 1849 में किया। अगला क्वेश्चन दिया हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा तो किसने? सिराजुद्दौला ने लड़ा। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदराबाद का अंतिम निजाम था दोस्तों मीर उस्मान अली खान। अगला दिया है, सहायक संघ की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो हैदराबाद। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, टिप्पू सुल्तान संबंधित थे श्रीरंगपट्टनम से। अगला है, दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संघर्ष पर किस किसने हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड ऑकलैंड थे, महाराणा रणजीत सिंह थे, शाह सुजा थे। शाह सुजा ने ही इनको जो है कोहिनूर हीरा ला के दिया था। अगला दिया, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में हत्या की, तो टीपू सुल्तान की। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी, तो प्लासी का युद्ध ने रखी थी दोस्तों। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को पराजित किया और मद्रास को बचाया? तो दोस्तों देखिए ये 1781 में जो है पराजित किया था। ठीक दोस्तों, और देखिए 1781 में इनकी डेथ हो जाती है, फिर युद्ध का कमान कौन संभालते हैं? देखिए
सबसे ज़्यादा बेटर जानते हो क्या है? आपको सन याद होना चाहिए। जैसे पहली संधि कब हुई, दूसरी कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा आंग्ल-मैसूर युद्ध। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक? चारों पता होने चाहिए। दूसरी चीज़ चारों पता जैसे 1767 से 1769 एक हुआ, मैं बता दूँ आपको। 1767 से 1769 हुआ, ठीक? मद्रास की संधि होती है। 1780 से 1784 होता है। मंगलुरु की संधि होती है, ठीक? कौन मंगलुरु की संधि। फिर 1790 से 92 हो जाएगा दोस्तों। ये कौन हो जाएगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगी। उसके बाद 99 में है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक? ब्लेजली आता है जब। तो ये चीज़, तो आपको मैसूर के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, संधि पता हो, डेट पता हो। थोड़ा कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो आप याद रहेगा थोड़ा। सन भी आपको रिलेट रहेगा कि कब से कब टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान ने कौन-कौन से कार्य किए, ये सब याद होन करना पड़ेगा ना। दोस्तों यही है सबसे अच्छा तरीका। अगला दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा है श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में हत्या हुई तो टीपू सुल्तान की हो जाती है। बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना प्लासी के युद्ध ने रख दी। आयरकूट के नेतृत्व में, तो ये तो अभी देखे हम लोग ना। लिखा है अंग्रेजों ने मैसूर के साथ लड़े तो 4 युद्ध लड़े थे। हैदर अली शासक था, मैसूर का था। अगला दिया प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी पर हुई तो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। अगला है हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु मराठा के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। अगला है भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज था तो हैदराबाद था। तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया तो 1790 से 92। अगला है श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। अगला दिया भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है, वह वाडियार का निवासी था मैसूर। इसे आप अगर डालेंगे गूगल पे दोस्तों तो आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत आपको नज़र आएगा। देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन दिया, ये पर्यटन के रूप में शायद विकसित है, मतलब रेस्टोरेंट के रूप में। देख लीजिएगा, एक मैंने देखा था मैसूर का कोई, अब नाम तो मुझे इतना नहीं पता है, लेकिन वो भी मतलब रेस्टोरेंट का था। एक दिन रुकने का मतलब बहुत ज़्यादा मतलब महँगा था दोस्तों एक्चुअली। अगला दिया टिप्पू सुल्तान मस्जिद स्थित है। देखिए, अब यहाँ समझिएगा बात को दोस्तों। टीपू सुल्तान मस्जिद स्थित है। आप बताइए, सब लोग कहाँ भागेंगे? मैसूर, लेकिन है कहाँ? कोलकाता में, ठीक? ये क्वेश्चन होता है इम्पोर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा तो बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर जो इनका ये शहीद कब हुए तो 1716 में शहीद हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में। अगला आदि ग्रंथ समुदाय का धार्मिक ग्रंथ क्या है तो सिख है। अगला दिया सिख गुरु के अर्जुन देव, श्री गुरु अर्जुन देव के नियंत्रण में सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब की आधारशिला रखी थी। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी हजरत मियां मीर ने रखी थी। अगला सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव। अगला दिया है चिल्लियावाला का युद्ध। चिल्लियावाला का युद्ध 1849 में होता है। स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे है तो अमृत सरोवर झील के किनारे है, नदी नहीं है, सॉरी। अगला है नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, ये कहा जाता था तो अवध को कहा जाता था दोस्तों। अगला दिया है कि राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना लाहौर में की। अगला है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था तो मुर्शिद कुली खां था, ठीक दोस्तों। अगला दिया है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो लहना को किया था। अगला है दोस्तों द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ मंगलुरु की संधि। अभी मैंने बताया, पहला मैसूर, दूसरा मंगलुरु, तीसरा श्रीरंगपट्टनम और चौथे में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध विजयी हुआ तो हैदर अली विजयी हुए थे। देखिए डेट दी हुई है यहाँ पे, जो मैंने अभी जस्ट बताया ऊपर आपको। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया तो पोलीवर में हराया। अगला दिया हुआ ब्रिटिश इतिहासकार जिसने इस विचार का खंडन किया कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, वो पी रॉबर्ट्स ने किया। अगला दिया है बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध संबंधित है तो कार्नवालिस थे उस समय। 90 से 1790-92 के बीच कार्नवालिस थे, क्योंकि 1793 में कार्नवालिस ने ही स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। आपको सब रिलेट करना पड़ेगा, हर चीज को सोचना पड़ेगा चारों दिशाओं से, तब जाके आपकी मतलब उस सब्जेक्ट में पकड़ होगी दोस्तों। देखिए, सब चीज़ ईज़ी नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ ईज़ी हम बना सकते हैं अपने तरीके से, ठीक? तो ये चीज़ करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसके लिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली, वो राजा रणजीत सिंह थे। बहुत अच्छा कोटेशन है, याद करना है आपको। राजा रणजीत सिंह ने सॉरी राजा रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था तो श्रीरंगत था। सिख राज का अंतिम जो है राजा कौन था? दलीप सिंह। देखिए, जो दलीप सिंह ना सिख धर्म के अंतिम थे,
फिर 1849 में द्वितीय सिख युद्ध होता है, आंग्ल सिख युद्ध। उसमें जो है ये पूरी तरह से मतलब ये खत्म हो जाता है सिख राज्य। और जो क्या करते हैं अंग्रेज, इनके साथ कोहिनूर हीरा इनको दे के लंदन भेज देते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब ये चले जाते, तब से लंदन में ही हीरा रह गया वो, ठीक। कोहिनूर हीरा। अगला दिया गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित करता है गुरु गोविंद सिंह ने किया है। अगला है वह सिख गुरु जिनकी जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है, गुरु नानक देव। 10वें व आखिरी सिख गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। लंगर की परंपरा शुरू की गुरु नानक ने की। सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन देव। अगला है टीपू सुल्तान के शासन के दौरान राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, मंगलोर की संधि। अगला है कि 18वीं शताब्दी अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े, तो 4। हम स्पीड थोड़ा पकड़ते हैं ना दोस्तों, ताकि मतलब और चीजें कंप्लीट करा सके। देखिए 25 मिनट हो, 50 मिनट में हम कम से कम 12 पेज कम से कम पढ़ लें, मतलब तो कम से कम हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे 700-800 क्वेश्चन हम आराम से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अगर हम बात करें 18वीं सदी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ युद्ध लड़े, तो अभी देखिए मैंने ये तो आपको बताया ना 4 लड़े। द्वितीय में कौन सी समाप्ति? तो मंगलोर की संधि हुई थी। देखिए यहाँ पे फिर लिखा तृतीय आंग्ल मैसूर में भारत में लोक सेवा आयोग की शुरुआत की, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओडियार वंश मैसूर संबंधित था। टीपू सुल्तान के शासन काल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए 1780 से 84। मैंने युद्ध बताया ना, तो जो लास्ट वाली डेट होगी ना वही संधि की डेट होगी। 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने हराया था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर वाडियारों ने शासन किया। टीपू सुल्तान को मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला है आसफ जाही राजवंश के निजामों ने शासन किया था, तो दक्कन प्रांत में किया था। इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, मंगलुरु की संधि 1784 में होती है, सालबाई की संधि 1782 में होती है और मद्रास की संधि 1769 में होती है। देखिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट है और सारी इजी भी हैं, कोई मतलब बहुत हार्ड है ही नहीं। सालबाई की संधि होती है 1782 में होती है, बिल्कुल इजी है एकदम, मतलब कुछ करना नहीं है। 2-3 देखिए आपको कुछ डेटें याद रखना है। अब हम बंगाल के बारे में कुछ पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। मीर कासिम का नाम संबंधित है बक्सर के युद्ध से। अगला दिया है बंगाल के तत्कालीन जो नवाब थे इब्राहिम खान ने हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान करके चंदनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया। 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब बने अलीवर्दी खां बने थे। बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, जिसके अधीन प्रांत का उप राज्यपाल थे तो मुर्शिद कुली खान। अगला है बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। अगला है 1757 में प्लासी का युद्ध जीता गया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता। अगला है प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था तो भागीरथी नदी के किनारे। ब्लैक होल था तो पश्चिम बंगाल में स्थित है ब्लैक होल। अगला क्वेश्चन, मीर जाफर को वर्ष 1764 में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण था कि सेना का नेतृत्व मीर जाफर नामक उसके एक ऐसे सेनापति को दिया गया जिसने कभी युद्ध नहीं लड़ा था। अगला है मीर मदान और मोहनलाल संबंधित है प्लासी युद्ध। अगला है प्लासी युद्ध। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट था तो आलमगीर द्वितीय। अगला है ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया सिराजुद्दौला ने। 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए 1765 में किया। अगला गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी दिए गए तो लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों वो। अगला है राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित तो मीर कासिम ने किया। मुंगेर कहाँ दोस्तों? तो वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक। अगला वह स्थान जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई तो मुर्शिदाबाद थी। कौन? मुर्शिदाबाद। अब देखते हैं पंजाब के बारे में दोस्तों। अगला देखिए पंजाब में दिया है कि ब्रिटिश ने साल 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया। अभी मैंने आपको बताया था द्वितीय जो है पंजाब युद्ध या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849, तो 49 लास्ट था
तो इसी पे कब्जा कर लिया। अमृत शहर में स्थित हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के रूप में जाना जाता है। राजा रणजीत सिंह को सिख साम्राज्य की स्थापना की थी राजा रणजीत सिंह ने। अगला है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी तो लाहौर थी दोस्तों। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दलीप सिंह के बीच लाहौर की संधि हुई थी। एक युद्ध हुआ था, पहला जो युद्ध हुआ था 1845 से 46 हुआ था। दो युद्ध हुए थे 1848 से फिर 49 हुआ था। दोनों डेट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहले में लाहौर की संधि होती है, दूसरा कब्जा ही कर लेते हैं डायरेक्ट, तो संधि की कोई बात ही नहीं। अगला दिया है विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय स्थित है तो आनंद साहिब में, आनंदपुर साहिब में स्थित है। लिखा है स्वर्ण मंदिर के निर्माण का मार्गदर्शन किया था गुरु अर्जुन देव ने किया था। अगला है 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला है सिख धर्म के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद। अगला थे औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर की हत्या कर दी गई 1775 में। अगला दिया श्री अकाल तख्त साहिब परिसर, ये कहाँ है? स्वर्ण मंदिर में। अगला है श्री गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद। देखिए अंग, अंग मतलब, और मुख भी क्या है? अंग ही तो है हमारा, गुरुमुखी और अंग, तो अंगद। थोड़ा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आप रहते हैं तो इसीलिए इसकी ट्रिक मैंने बना दी। अगला हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई ट्रिक आपको जो बनाना होगा बना लीजिएगा। अगला दिया है कि खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह ने रखी थी। 1769 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक पैदा हुए थे तलवंडी में हुए थे, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। अगला दिया हुआ है, देखिए ये मतलब वर्ड ही गलत हुआ है, ठीक। जन्म लिखना चाहिए पैदा हुई, ये सब मतलब अजीब ही लिख देते हैं ना। अगला है निज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया था तो किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव कौन से गुरु थे? तो 5 नंबर के गुरु थे, ठीक। आप भूल जाएंगे शायद, मुझे तो ट्रिक पता है, मैं ट्रिक बता नहीं रहा हूँ दोस्तों, कभी बताऊंगा जब मतलब एक साथ बताऊंगा, नहीं आप कंफ्यूज। देखिए मेरी ट्रिक थोड़ा अलग है इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, बाकी मुझे तो याद है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों 1680 में शिवाजी के पुत्र संभाजी अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। अगला है 1818 में होलकर राजवंश के साथ मंदसौर की संधि हुई तो ब्रिटिश ने हस्ताक्षर किए। अगला शिवाजी के छोटे बेटे का नाम जो तीसरे छत्रपति थे वो साहू थे। अगला है शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए गोरिल्ला रणनीति का प्रयोग किया था दोस्तों। क्यों? क्योंकि पश्चिमी घाट में दोस्तों रहते थे तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्र था, ये तकनीक बहुत अच्छे से काम करती थी गोरिल्ला। मराठे इसमें तेज थे, लेकिन जब पानीपत का युद्ध हुआ तो बताइए वो पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, गोरिल्ला युद्ध काम ही नहीं करेगा, तो गोरिल्ला युद्ध नहीं काम किया। मराठे की जो तोपें थी वो बहुत भारी भारी थी दोस्तों, बहुत भारी थी, और अफगानों की तोपें थी बहुत हल्की हल्की थी, तो बताइए तोपें नहीं ले जा सकते, ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं ले जा सकते। महिलाएं साथ में थी तो मनोबल और टूट जाता था। क्यों दोस्तों? जैसे मान लीजिए किसी का पद में गए तो रोना-धोना लगाए हैं महिलाएँ, तो वो मतलब थोड़ा अंदर से और बहुत सारी चीज़ें करती थी, तो बहुत सारे फैक्टर कार्य करते थे। मैंने आपको बताया था। शिवाजी का जन्म हुआ तो शिवनेरी के किले में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 में हुआ था, ठीक। अगला दिया पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के युद्ध किया था तो मराठों से किया था और इसी में हार गए थे। सालबाई की संधि होती है 1782 ईस्वी में। पहले एंग्लो मराठा युद्धों को समाप्त किया। देखिए 1777 से 1782 तक शायद पहला मराठा युद्ध था, आप देख सकते हैं, लेकिन मुझे ये कंफर्म पता है कि ये 82 में लास्ट थे इसकी डेट, ठीक। मराठा ने अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्या खो दी तो 1761 में बसीन की संधि 1802 कैसे याद कराया था? मैंने कहा था बेसन, बसीन को याद कर लो, बेसन पहले 18 रुपए का 2 किलो मिलता था, काम खत्म। अगला दिया महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक है दोस्तों। अगला दिया बाजीराव द्वितीय जो दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गाया गया था, अजीमुल्ला खां थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, यहाँ देखिए बात को समझिए। पहला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 80 से 84 मैंने आपको पढ़ा दिया है, याद भी होगा। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 था। और उसके बाद देखेंगे अगर हम द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। लिखा बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? तो नाना साहब था।
दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ कि युद्ध प्लासी के युद्ध में। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार है तो रूस है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उसे व्यवस्था का भाग है। जहां सब कुछ ही असंगत है तो जीबी मैकाले हो जाएंगे। बाजीराव प्रथम या बाजीराव बल्लाह के पुत्र पेशवा बालाजी विश्वनाथ हो जाएंगे। अगला दे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया। अगला है भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किया 1802 में। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि हस्ताक्षरित हुई थी तो 1782। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी थी तो 14 जनवरी 1761 में। बाजीराव प्रथम जो है 1720 से 1740 ईस्वी शासक था तो पेशवा। पूरे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। अगर लिखा है कि बाजीराव द्वितीय किस वंश था तो पेशवा से संबंधित है दोस्तों। डेट याद करना है कर लीजिए। अगला दिया वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में बनते ही रहते हैं। देखिए 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब को निर्णायक जीत हासिल हुई। तो सीधी सी बात है, प्लासी युद्ध ही जो है निर्णायक युद्ध था इनका दोस्तों, उसमें जीत हासिल हो गई। 1662 में पुर्तगाली के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को इस भारतीय तटीय शहर को दहेज में, तो दहेज वाला तो आप जान ही गए होंगे, जैसे नाम लिए होंगे मुंबई हो जाएगा। भारतीय इतिहास में 1756 में घटित घटना कालकोठरी तो कलकत्ता में होती है। फिर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई 1757 में, सब पढ़ चुके हैं आप। प्लासी की लड़ाई, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी और यह लड़ाई लड़ी गई थी तो 1757। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल बिहार की दीवानी जो है प्राप्त की तो 1765। इलाहाबाद की संधि होती है, दो संधियां होती है, एक होती है 12 अगस्त 1765, एक होती है 16 अगस्त 1765। अगला है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल बिहार उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने के लिए वर्ष 1765 में प्रदान किया। अगला है बक्सर का युद्ध वर्ष लड़ा गया तो 1764 में। अगला ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तर के व्यापार का विस्तार हुआ तो 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद। अगला 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजी शासन की स्थापना की बंगाल में। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद कर दिया। अगला है कंपनी की देशी राज्यों के प्रति नीतियां दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि स्थानांतरित की 1809 में। अगला दिया प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत हस्ताक्षर करने पर हुआ था तो यानड्यूब की संधि पर। अगला है बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। तो कब हुई थी तो दोस्तों, तो 26 लाख रुपए में हुई थी। अगला है डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। अगला है कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक था तो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों। लिखा है वह द्वितीय प्रांत जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया तो मैसूर ने। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, महाराजा दलीप सिंह ने बंगाल के ब्रिटिश साम्राज्य के विजय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर किए तो 29 मार्च 1849 में किया था। अगला है कि विजय विलय का सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय कौन था तो देखिए मैंने आपको एक बताया था विलय का जो सिद्धांत था, ठीक, जैसे सतारा, जयपुर, संभल, बघाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, कौन कौन से बताया था। जैसे देखिए पहला था सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट। देखिए सतारा, जैतपुर, ठीक, उसके बाद संभल, बघाट, बघाट, फिर उदयपुर और फिर झांसी। ठीक, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। अब देखिए दोस्तों सतारा तो है, ठीक है, क्रम लगाना है ना तो लगा लेंगे। सतारा दिया, ठीक है, जैतपुर नहीं, हटा दो, संभल नहीं, फिर लेकिन बघाट आएगा ना दूसरे नंबर पे। देखिए सतारा, जैतपुर, संभल नहीं है, बघाट है, उदयपुर, झांसी है, नागपुर, करौली नहीं है, काम खत्म। जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर उस तरह पढ़े हम ना
तो कोई क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम होंगे दोस्तों। देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 25 क्वेश्चन कहीं जीएस में आता है, अगर आप पूरी बुक पढ़ते हैं, जितना मैंने कंटेंट पढ़ा है वो सब पढ़ते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कम से कम करंट छोड़ देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कभी भी आप मैच कर सकते हैं, कहीं भी। दोस्तों मैंने इतना पढ़ा दिया कि मैं नहीं बता सकता ना कि कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ पढ़ी हैं या कौन किस जगह है, क्योंकि मेरे पास स्लाइड नहीं, बोर्ड नहीं। उस तरह तो है नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा, मेहनत पड़ेगी, मेरे पे टीम थोड़ो है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं अगर आप पढ़े होंगे मुझसे, तो आपको सारी चीज़ें एक जगह मिलेंगी। समझ रहे हैं? बहुत सारी, क्योंकि बुक से बाहर तो कभी जाता नहीं, आपको पता होगा। और जिस तरह मैंने बुक पढ़ा है दोस्तों, अलग ही लेवल की पढ़ाई है। चाहे आप यूपी स्पेशल पढ़ें, चाहे आप जो है जीएस पॉइंटर देखिए कितना क्वेश्चन करा है, 25,000 क्वेश्चन था पूरी बुक में, करा दिए दोस्तों। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन ना लिखा है डलहौजी से पहले ही हड़प नीति को लागू कर दिया तो मांडवी, कोलाबा, जालौर और सूरत पर उत्तर पश्चिमी प्रांत में अवध का एकीकरण हुआ तो 1877 ईस्वी में। अगला दिया है सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी तो इंदौर के होलकर ने नहीं किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गद्दी से उतार दिया। देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब गद्दी से उतारा 1856 में, तभी तो जो है वाजिद अली शाह जो थे, इनकी जो है मतलब अवध के नवाब की जो बेगम थी, इनकी मतलब माता जी, कौन थी, नाम क्या था उनका दोस्तों, मेरे माइंड से मतलब स्किप है नाम, अच्छा नाम था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो मतलब जो है 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं। अभी आ जाएगा याद, लेकिन माइंड में नहीं आ रहा है, क्या नाम था। अरे दोस्तों नहीं याद आ रहा, चलो छोड़ो, देख लेना, आप लोगों को याद होगा, मुझे पता है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया भी है, कई बार कराया भी, लेकिन माइंड से स्किप है ना इस समय। चलो छोड़ो। देखिए लिखा लाल डलहौजी ने कुशासन के आधार पर अवध का विलय लिया तो 1856 में किया, सीधी सी बात। देखिए अवध दोस्तों पूरे भारत में जहां जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया या जहां जहां सत्ता प्राप्त की, उसमें अवध के सैनिकों का बहुत बड़ा रोल था दोस्तों। अवध के सैनिकों की ही वो आगे करते थे, समझे कि नहीं। और दोस्तों देखिए अवध को मिलाना चाहते थे, लेकिन अवध के मतलब कोई इनके पास लॉजिक नहीं था, तो इन्होंने कुशासन का आधार दिया कि आप लोग शासन अच्छे से नहीं करते, इसलिए मैं आपको मिला रहा हूँ, तो ये चीज हो जाएगी। अगला रिंग फेस की नीति के नाम से जुड़ा है तो वारेन हेस्टिंग। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। लिखा है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा के पूर्व रियासत का शासन था तो माणिक वंश का था। अगला है भारत के असम में किसका शासन था, अहोम वंश का शासन था। अगला है अवध के नवाब, देखिए असम को कामरूप जानते हैं, कामरूप नाम सुने ही होंगे ना, असम का ही पुराना नाम है। अगला है कि अवध के नवाब ने ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक गठबंधन को स्वीकार किया तो 1801 में। ब्रिटिश कालीन राजस्व एवं न्यायिक सुधार देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 1773 में। 1834 में ब्रिटिश भारत के प्रथम विधायक की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व अधिकार में महाल एक राजस्व भू संपत्ति है जो हो सकती है एक गांव या गांव, देखिए महाल का अर्थ होता है गांव दोस्तों, गांव या गांव का समूह। कृषक के एकत्रित भूमि राजस्व को जाना जाता है रैयतवाड़ी दोस्तों। रैयत मतलब होता है किसान, ठीक। तो अब देखिए कृषक यानी किसान ने जो एकत्रित की है राजस्व, उसे ही रैयत व्यवस्था कहते हैं उसमें। ठीक, अगला है भू राजस्व प्रणाली जिसमें मूल रूप से गांव को आधार माना गया। तो महाल मतलब होता है गांव, देखिए महाल मतलब गांव होता है, ऊपर देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ भी देखिए गांव का आधार माना तो महालवाड़ी। अगला है महालवाड़ी प्रणाली लागू की उत्तर प्रदेश में। अगला है बंगाल राज्य बंदी विनियमन या बंगाल राज्य बंदी विनियमन पारित किया गया तो 1818 में। अगला है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया तो 1859 में। अगला क्वेश्चन है वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बगान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बगानों को छोड़ने की अनुमति नहीं है तो अंतर्देशीय आवर्जन जो है अधिनियम, ठीक, इमिग्रेशन होगा 1859। अगला क्वेश्चन दिया है धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम पारित किया गया 1890 में। अगला है कि भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है तो दरोगा। अगला दिया है मनुष्यों की पहचान हेतु उंगली के निशान का दुनिया भर में प्रथम बार 1860 उपयोग भारतवर्ष में किया गया तो विलियम हर्शेल ने। लॉर्ड मैकाले का संबंध था कानूनों के संग्रह से। अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता शुरुआत में तो मद्रास और बॉम्बे। अगला है भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी तो रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर। अगला है
सीपी इल्बर्ट के अधीन परिषद के विधि सदस्य थे तो लॉर्ड रिपन। भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान रैयतवाड़ी प्रणाली तैयार की गई तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अगला हार्ड मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड द्वारा शुरू किया गया तो महलवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार इनके सीधे कर वसूला करती थी। तो रैयतवाड़ी थी, सीधी सी बात। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो 1793 में। अगला है कोड ऑफ विल प्रोसीजर 1859 में। इंडियन पीनल कोड 1860 में। क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में और पुलिस एक्ट 1861 में। तो दोस्तों देखिए मैंने 10 जो है पेज अब कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक। 10 पेज कंप्लीट करा चुके हैं हम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं, टाइम देख लेते हैं पहले। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव तो वर्ष 1854 में हुआ। भारत की पहली कपास मिल की स्थापना हुई। तो सॉरी, ये देखिए आर्थिक प्रभाव है, ठीक, ये अलग है। अब यहाँ पे हम अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें कुछ देखेंगे। देखिए लिखा है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना होती है बम्बई में दोस्तों। भारत से इंग्लैंड को धन निकासी के सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। अगला दिया, औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी निर्यात अधिशेष था। क्या था? निर्यात अधिशेष। अगला दिया 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितनी थी? 34 किलोमीटर। अगला दिया है ब्रिटिश भारत के दक्षिणी भारत प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा माउंट फोर्ड सुधार रिपोर्ट शुरू की गई तो 1918 में। अगला क्वेश्चन दिया 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई गई तो रिसड़ा में लगाई गई। सबसे पहले धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादन किया दादा भाई नौरोजी ने। 1850 में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की अवधारणा पेश की जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया। पहले नगर निगम की स्थापना जो होती है 1688 में होती है पूर्व प्रेसिडेंस टाउन्स में ब्रिटिश काल के मद्रास दौरान। अगला क्वेश्चन दिया 1793 में वायसराय के शासन काल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो 93 में 1793 में कॉर्नवालिस का शासन था। मैंने आपको 1790 से 92 मैंने आपको बताया था ना, द्वितीय मतलब तृतीय आंग्ल मैसूरी श्रीरंगपट्टनम की संधि कॉर्नवालिस के समय, तो याद होगा। अगर अगर वो याद है डेट, ठीक, जो मैंने पहले बताया तो ये तो अपने आप बता लेंगे ना। अगला है भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचय है तो 1843 ओह सॉरी 1853 में, ठीक, मुंबई से थाड़े। अगला दिया है कि 1793 में बंगाल बिहार उड़ीसा, तो अब सीधी सी बात है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू होगी। और बनारस में भी थी, यूपी के बनारस में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में अमल में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की विधि विकसित की तो महालवाड़ी प्रणाली। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसमें लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया रेल मार्ग। अगला शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जानते हैं बॉम्बे डेक्कन। अगला क्वेश्चन दिया दादा भाई नौरोजी वर्ष में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य बने तो 1892। अगला दिया है कि ने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित किया दादा भाई नौरोजी। अगला दिया है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला दिया 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। अगला बाद में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत की गई 1853 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है सन 1853 में बम्बई से थाणे चला पहला रेल मार्ग। अगला बाद में पहली रेल यात्रा महाराष्ट्र में शुरू की गई। लिखा है बॉम्बे डक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालन हुआ वर्ष 1820 में। अगला स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा था तो चेद जो है तेज चंद था। अगला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में सर्वप्रथम जूट मिल में स्थापित हुई तो बंगाल में दोस्तों। अगला है, देखिए थोड़ा और देख लेते हैं। लिखा है कि चंपारण सत्याग्रह के पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठों में नील बोया जाता था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू होती है। अगला रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किए थे तो रीड और मुंडो ने किया था 1820 में। अगला रैयतवाड़ी व्यवस्था ये मद्रास में शुरू हुई थी तो ये बम्बई और मद्रास में शुरू की गई थी, यहाँ पे लिखा है। अगला है ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। राजस्व करने को अधिकार उच्चतम बोली लगाने पर 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था।
अगला दिया भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग द्वारा किया गया? स्ट्रेची आयोग। अगला दिया है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन थी? सोना, कच्चा रेशम, चीनी, अफीम। अगला दिया 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की? तो एम आर जयकर। भारत में आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में उत्तरदायी कारण नहीं था, तो भारत में राजनीतिक विविधता। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन ये स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति था, तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार कारखाना अधिनियम 1881 में रिपन के समय आया था दोस्तों। ठीक, अब देखिए मैं 1857 की क्रांति पर आपको लाके छोड़ दिया आज। स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ेंगे कल से दोस्तों। ठीक, तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़ यार। देखिए मैं आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आप समझ नहीं सकते मैं कैसे टाइम निकालता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों वीडियो देख लिया करिए, पूरा कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, बस इतना ही काम करना होता है। और ऐसा नहीं कि वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे नहीं, इतनी सारी सीखेंगे। देखिए दोस्तों मैंने कम से कम आपको क्वेश्चन कराए हैं, 500 से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक, तो आप सोचिए 500 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में मैंने लगभग कराया है। 1 घंटा भी नहीं हुआ कंप्लीट, लेकिन मैंने करा दिया। तो आप थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी करते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।